नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का नारा एक है तो सेफ है यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक चल गया। वहीं विपक्ष का मुस्लिम आरक्षण और फतवे वाली राजनीति को जनता ने सिरे से नकार दिया। इस बात पर मुहर आज के नतीजे लगा रहे हैं और जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है भी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्लस यानी महायुति गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र के इतिहास की संभवतः यह सबसे बड़ी जीत है। 225 सीटों का आंकड़ा पार कर जनता ने महायुति के एजेंडे पर मुहर लगा दी है। वहीं यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर गई। यूपी की जनता ने अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले को नकार दिया। लेकिन सवाल है कि आज के नतीजों के मायने क्या है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। ये जश्न है यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक भगवा लहराने का। ये जश्न है बीजेपी की बम्पर जीत का। ये जश्न है बटोगे तो कटोगे नारे के हिट होने का। ये जश्न है तुष्टीकरण की राजनीति पर करारी चोट का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आए उससे एक बात तो साफ हो गई कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा और प्रधानमंत्री मोदी का एक है तो सेफ है नारा सुपर हिट रहा। यही वजह है यहाँ की जनता ने बीजेपी गठबंधन को छप्पर फाड़ वोट दिए। बीजेपी का कहना है जिस तरीके से विपक्ष ने मुसलमानों को मोहरा बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की उसे जनता ने नकार दिया। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मोदी जी ने जब आके कहा कि हम एक है तो सेफ है, और जिस दिन टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई कि बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम का जो आक्रमण है वो नहीं रोकोगे तो 2050 में मुंबई में सिर्फ 54% हिंदू बचेंगे। जिस दिन राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने जो उलेमा बोर्ड, मराठी मुस्लिम सेवा संघ, उनकी 17 मांगे मान्य किए, उसी दिन महाराष्ट्र की जनता ने तय किया कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज वाला महाराष्ट्र चाहिए। एक सांप्रदायिकता के माहौल को खराब करने का काम किया, तो सांप्रदायिकता के आग में महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की। मुसलमानों को टूल बना करके महाराष्ट्र की जनता ने उसे नकार दिया। महाराष्ट्र में मिली जीत से बीजेपी गदगद है। महायुति को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया कि महायुति डबल सेंचुरी को पार कर गई। अकेले बीजेपी 125 सीट अपने पाले में लाने में कामयाब हुई। महाविकास आघाड़ी और विपक्ष ने चुनाव में वोट जिहाद से लेकर मुस्लिम आरक्षण का दांव खेला। मुसलमानों को एकजुट करने के फतवे भी जारी हुए, लेकिन जनता ने महाविकास आघाड़ी की तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार दिया। बीजेपी कह रही है झूठ एक बार चल सकता है, बार बार नहीं। ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है। महाराष्ट्र में दिख रहा है, उससे स्पष्ट होता है जो राहुल गांधी जी ने झूठा प्रचार लोकसभा में किया था, आज इसका पूरा भांडा फोड़ ये महायुति से सभी उम्मीदवारों ने किया है और हमारे महाराष्ट्र की जनता ने ये दिखा दिया है झूठ एक बार चलता है, हर बार झूठ राहुल गांधी का नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से विपक्ष सदमे में है।
कोई भी पार्टी विपक्ष का नेता बनने के 29 सीट के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। हार के बाद एक तरफ ईवीएम का राग फिर से आलापा जा रहा, कहा जा रहा कि जब तक ईवीएम है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर रही है। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है। लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है। गड़बड़ तो है, क्या है मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है? अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। ईवीएम पर इस देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए और वो जब वक्त होगा तो वो चर्चा जरूर होगी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव टाला, महाराष्ट्र में 3 इंस्टॉलमेंट जाने दिए उनकी योजना के, वो सारी चीजें थी। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत तो दर्ज की है। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम रहा। यूपी में न अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला चला, न ही सनातन को निशाने पर लेकर तुष्टीकरण की राजनीति का कार्ड जनता को भाया। विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत हासिल कर योगी आदित्यनाथ के काम पर मुहर लग गई। यूपी की जनता ने अखिलेश को बता दिया कि यूपी में बाबा हैं और रहेंगे। हार से तिलमिलाई समाजवादी पार्टी चुनावी प्रक्रिया और सिस्टम पर ही सवाल उठा रही है। देखिए, अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर जीत दर्ज करती, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई गई हैं और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा गया। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने चुनाव को लड़ा है। जीत के साथ ही बीजेपी दावा कर रही है चुनावी नतीजे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के अंत के संकेत है। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। यूपी उपचुनाव के नतीजों को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। साफ है जो अखिलेश लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, अब 27 की लड़ाई अखिलेश के लिए आसान नहीं होने वाली। वहीं यूपी से महाराष्ट्र तक चुनाव में मिली जीत से बीजेपी के हौसले और बुलंद होंगे। लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर मिली जीत के बाद हरियाणा में बम्पर जीत और अब महाराष्ट्र में जीत ने बीजेपी सरकार के काम पर मुहर लगा दी। हालांकि झारखंड में बीजेपी गठबंधन को जीत नहीं मिल पाई, लेकिन बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी एनडीए ने जीत हासिल की है। इन नतीजों से साफ है हिंदू एकजुट होकर वोट करेगा तो फिर विपक्ष की राह आसान नहीं होने वाली। सवाल है क्या विपक्षी दल इन चुनावी नतीजों से सबक लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, किशोर तिवारी जी हैं शिवसेना उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे यूपी से ही करूंगा और सवाल फराज किदवई आपसे है। आप लोग ये मानेंगे कि आप लोग बटेंगे कटेंगे की काट खोजने के फेर में ऐसा उलझे कि आपका आखिरी दांव बुरके वाला वोटर, यह भी नहीं चला, महाकुंभ पर आपने जो बोला वो उल्टा पड़ गया, हिंदू वोट बैंक को आपने जमकर नाराज किया जितना आप कर सकते थे। अब पता नहीं हिंदू वोट बैंक में आपकी डेफिनेशन क्या आती है राकेश जी, लेकिन बहरहाल जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम लोग अक्सर फिल्मों में देखते थे कि बंदूक की नोक पर इलेक्शन हो रहे हैं। वो फिल्मों से निकल करके इस बार हकीकत में देखा कि सरकारी पिस्तौल की नोक पर इलेक्शन हुए और जो पुलिस वाले पिस्तौल ताने हुए थे महिलाओं के ऊपर, वो असल बात में महिलाओं के ऊपर नहीं, इस देश के लोकतंत्र के ऊपर पिस्तौल ताने हुए थे। लेकिन इस काले अध्याय को पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा और समाजवादी पार्टी का जो उदय हुआ है वो इसी तानाशाही के खिलाफ हुआ है और इस तानाशाही से हम लोग लड़ते रहेंगे। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से इस इलेक्शन में पुलिस का, प्रशासन का इस्तेमाल किया, उनको तो 9 की 9 सीटें जीत जानी चाहिए थी। ये 2 कैसे हार गए समझ में नहीं आ रही है मेरी बात। और दूसरी बात रही कि अब जहां तक कि आपने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, देखिए हम लोग ये जो नेगेटिव नारे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही बोल दिया था
राकेश जी कि हम लोग जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर के चलते हैं। ठीक है। और रही बात ये कि आपने फिल्मों की बात कही, मैंने अपने बचपन में रियलिटी में देखा है कि बंदूक के नोक पर बूथ के बूथ कैसे लूटे जाते थे। तो मैं अपने बचपन की याद आपको साझा कर रहा हूं सर। आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, मैं रियल लाइफ की बातचीत कर रहा हूं कि जब मैं पढ़ाई करता था तो देखा जाता था कि बूथ के बूथ और डिब्बे कैसे लेकर भाग गए। तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। आप अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे, वो काम नहीं किया सर। पिस्टल किस पर तानी गई, नहीं तानी गई, पत्थर किसने चलाए, घर पर पत्थर किसने पहुंचाए, पिस्टल महिलाओं पर थी कि पत्थरबाजों पर थी, ये 2-3 दिनों में चर्चा हुई है। लेकिन मैं फिर आता हूं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। आपने मठाधीश को माफिया से जोड़ दिया, साधुओं में धूर्त आप खोजने चले गए, बुरके में वोटर की चेक नहीं होनी चाहिए आप इस पर चले गए, महाकुंभ में इतना खर्चा क्यों हो रहा है आप ये बोलकर चले गए। अखिलेश यादव ने कहा था ये तो बीजेपी का इवेंट है, प्राण प्रतिष्ठा का, ये हो जाता है, चुनावी नतीजे आ जाएंगे उसके बाद जाएंगे। वो आया नहीं मौका सर, जून के बाद अभी तक नहीं आया। 40 किलोमीटर की दूरी है मिल्कीपुर से, 40 किलोमीटर की दूरी अवधेश प्रसाद नहीं तय कर पाए। आप अभी भी नहीं कह रहे कि हिंदू वोट बैंक क्या होता है। आप ट्रॉफी की तरह जिनको लेकर घूमते रहे अवधेश प्रसाद को, ठीक है घूमिए, लेकिन आप ये नहीं सोचे कि आप किसी को उससे टीज कर रहे हैं, वो आपको बैकफायर किया है। राकेश जी असल में प्रॉब्लम क्या है कि आज की इस व्यवस्था में अगर किसी दलित को आप सम्मान दे दीजिए तो ये जो मनुवादी लोग हैं वो ऐसे ही चढ़ने लगते हैं। नहीं तो वो अयोध्या की पीड़ित जो रेप पीड़िता वो नहीं पिछड़ी आपको समझ में आई थी, कन्नौज की पीड़िता पिछड़ी नहीं समझ में आई थी। उसी अयोध्या में 4 साल की बच्ची के साथ भी एक बलात्कार हुआ था राकेश जी। हाँ तो ठीक है ना, पीड़िता के साथ खड़े होइए, वो चाहे 4 साल की बच्ची हो, चाहे 12 साल की हो, चाहे अगड़े समाज की हो, चाहे पिछड़े समाज की हो, ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप पीड़िता के साथ खड़े हैं कि विक्टिम की जो अपराधी है उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। राकेश जी ये तय तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि इसके राज में मतलब अयोध्या में आप अगर मोहित खान को छोड़कर उस पीड़िता के साथ नहीं खड़े हो पाते तो ये भाजपा से मैं जाकर सवाल पूछूं। कन्नौज की पीड़िता के साथ आप नहीं खड़े होते हैं, ये मैं भाजपा से जाकर सवाल पूछूं। आपका एक नेता जाकर धमका देता है कि केस वापस ले लो, ये मैं उसको जाकर पूछूं। अयोध्या के सांसद राम मंदिर तक 40 किलोमीटर की दूरी 4 महीने में क्यों नहीं तय कर पाए, ये मैं भाजपा से जाकर पूछूं। फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया मुझे। नहीं सुनाई देगा सर, फिर से पूछ लिए, नहीं सुनाई दिया। नहीं तो मैं कह तो रहा हूं कि ये सारी बातें आप पिछड़ी समाज की पीड़िता के साथ न खड़े हो तो मैं बीजेपी से पूछूं। आप अयोध्या क्यों नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चुनावी नतीजे आने के बाद ये भी मैं बीजेपी से जाकर पूछूं। आपके नेता महाकुंभ पर कह दे कि भैया इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, तो ये भी मैं बीजेपी से जाकर पूछूं। राकेश जी हम अयोध्या जाएंगे कब, हम कब हज करने जाएंगे, ये टीवी के एंकर हमसे नहीं पूछेंगे, ना मैं उनको बता करके जाऊंगा। अच्छा, जब भगवान बुलाएगा, जब अल्लाह बुलाएगा तो हम लोग जाएंगे। अच्छा। हमको ये किसी टीवी एंकर के सामने नहीं साबित करना है कि हम कितने बड़े हिंदू हैं। तो फिर तो सोचिए ना कि भगवान बुला क्यों नहीं रहे हैं। चलिए भगवान बुला क्यों नहीं रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे बता कर जाइए, तो फिर दूसरा नैरेटिव लेकर मत आइए। ठीक है रोहन गुप्ता, ठीक है सर, आता हूं। रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं हिंदू वोट बैंक क्या होता है, हमारा जब मन करेगा जाएंगे, जब मन करेगा नहीं जाएंगे, ये मानने को तैयार नहीं है। और आपने पिस्टल के दम पर चुनाव करवाया, ये अभी भी इन नतीजों को देखने के बाद भी। देखिए जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, ईवीएम चुनी, तो सब पुरानी स्टोरी हो गई। हकीकत में ये कि धरातल की हकीकत से विपक्ष काफी तक उखड़ चुका है, उनको मालूम ही नहीं हकीकत क्या है। अभी इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है मंदिर कब जाएंगे हम बताएंगे, वही अखिलेश प्रसाद की तस्वीरें जहां पे वो दरगाह में गए थे पूरे सोशल मीडिया के ऊपर थी, उन्होंने ही डाली हुई थी। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो आप बिन सांप्रदायिक हैं या तो नहीं है। आपको पर्टिकुलर क्लास के लिए आप बिन सांप्रदायिक है और नहीं है, तो दो डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है। जनता ये देख रही है। और मुद्दा यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स की नहीं है, मुद्दा है कि किस प्रकार से आप तुष्टीकरण करने के लिए आप दूसरे जो बड़ा वर्ग है उसको आप अन्याय कर रहे हैं। आप मत करिए ना, आप तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। पर क्योंकि आपको तुष्टीकरण करना है, आपको लगता है कि आप मंदिर जाएंगे तो कोई नाराज हो जाएगा, ये मानसिकता के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश ने आपको ट्रेलर दिखाया, फिर अब आप उसको कहेंगे दमन हो गया, ये हो गया। अरे आपको भरोसा ही नहीं है सिस्टम पे, तो लोकसभा की जब सीटें आई तब क्यों भरोसा कर लिया आपने? तब तो आपको बोल रहे थे कि नहीं देखिए हम लोग ने पूरा हला दिया, हमारा संविधान का मामला है, कॉपी लेके घूम रहे थे, तब सब सही था। जैसे आप हार गए वैसे लोकतंत्र खतरे में आ गया। अरे स्वीकार कीजिए, हार हो जीत हो जो भी हो, उसे लेसन सीखिए कि ये क्यों हो रहा है।
हर बार जनता के ऊपर, एंकर के ऊपर, टीवी चैनलों के ऊपर कब तक आप ठीकरा भार फोड़ते रहेंगे? हकीकत आपको समझनी पड़ेगी कि धरातल क्या चाहता है, विपक्ष की क्या भूमिका है। हर बार सवाल उठाने से, भाजपा पे सवाल उठाने से, मीडिया पे सवाल उठाने से आपकी विफलताएं छिपेगी नहीं। ठीक है, नतीजे का दिन है। मैं चाहूंगा पहले सबसे एक एक प्रतिक्रिया ले लूं, आऊंगा अजय जी, लेकिन पहले मैं किशोर तिवारी के पास जाना चाहता हूं, और इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्टी हिंदुत्व की ब्रांडिंग के साथ आगे बढ़ी। मुझे याद है किशोर जी, पिछले कुछ दिनों में, 4-5 दिन पहले की बात होगी या हो सकता है 1 दिन और आगे पीछे, आपने कहा कि जब मेरा सवाल सीधे हिंदुत्व की सोच को लेकर था, आपने कहा हम सामाजिक समरसता के आगे बढ़ गए। मैंने पूछा कि आपने बाला साहब ठाकरे के विचार को छोड़ दिया क्या? आज जनता का मैंडेट क्यों नहीं ये माना जाए कि असली शिवसेना जो शिंदे के पास वो है और आप लोग बाला साहब ठाकरे की विरासत से अलग हट गए, उसका ये खामियाजा मिला? मैं आपके बात से सहमत हूं कि चुनाव के नतीजे जो आए हैं ये हमारे अपेक्षाकृत नहीं है। अगर ये निकाल आप देखते हैं, ये रिजल्ट तो एक ऐतिहासिक ही रिजल्ट है। 231 सत्ताधारी पक्ष को, मेरे ख्याल से 50 साल में इतना कमजोर विपक्ष नहीं आया था। अब आपने बोला कि हमने हिंदुत्व छोड़ा क्या, तो ये एक नैरेटिव जो बीजेपी ने रचा था कि हमने हिंदुत्व छोड़ा है, ये शायद जनता में चल गया। लेकिन एक बात मैं कबूल करूंगा कि जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद या 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे जी जैसे अप्रोचेबल थे, कम्युनिकेबल थे और लाड़की बहन योजना या किसानों के प्रति निर्णय लेने में आए थे, तो रिजल्ट में किसानों की नाराजगी नहीं दिखी, महंगाई पे लोगों की नाराजगी नहीं दिखी। और हमारा नैरेटिव जो था कि यहाँ पर अडानी जी पूरे उद्योग लेके जा रहे हैं या गुजराती लोग पूरे उद्योग लेके जा रहे हैं, तो ये चला नहीं। और क्या हुआ इस पे तो हम अभी चिंतन करेंगे। नहीं, उस चिंतन में मेरा एक सवाल है कि मुस्लिम आरक्षण की बात आ गई, उलेमा चिट्ठी लिख देते हैं, मस्जिदों से चुनावी फतवे जारी किए गए, नोमानी साहब ने कह दिया कि ये 25 लोगों की लिस्ट भेज रहे हैं, आपके गठबंधन को इनको अपने पसंद के उम्मीदवार खड़े कर दो। तो सर आप लोगों को नहीं लगा कि ये सारे नैरेटिव, आप वक्फ को लेकर गए, आप धर्म आधारित आरक्षण को लेकर गए, चुनावी फतवे तक जारी हो गए, ये सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं मिला? एक मिनट राकेश, ये नोमानी साहब का लेटर और उसके बाद वो उलेमा बोर्ड का लेटर और वो कंडीशन, देखिए रिजर्वेशन माइनॉरिटी को सरकार तो दे ही नहीं सकती और रिलीजन बेस्ड आरक्षण रहता भी नहीं। जहाँ तक इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को देने का कंसेशन है, उसमें तो मुस्लिम जातियाँ थी, लेकिन ये उलेमा वाला लेटर या हमारे वो सजाद नोमानी वाला पत्र, ये हमको किरकिरी तो हुआ था और ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो भी मुसलमान जो वोटिंग करते हैं वो बीजेपी को वोटिंग कर ही नहीं रहे थे। तो ये चीज़ें आई कैसे, ये चीज़ों पे फिर पॉलिटिक्स हुआ कैसे और कोर इशू से चुनाव हटे कैसे। मैं बताता हूँ एक बात राकेश, अवधेश जी भी में से वो करेंगे कि केंद्र सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की पावर है क्योंकि संसद बदलता है। तो उस वक्त वो नैरेटिव बहुत चला, लेकिन इस वक्त भी वो किताब लेके आ गए और ऐसे पत्ते बता रहे थे तो खुले थे। अब मुझे बताइए, राज्य सरकार के चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा हो सकता क्या? कैसा है, बेमौसम तथ्यहीन मुद्दे लेके आने से किरकिरी हो जाती ना, और लोग समझते हैं सब बात को, लोग समझते हैं। देखिए शुरुआत में लाड़की बहन योजना आई तो उसका विरोध कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने अपने आदमी से PIL दलवा दी और फिर बोलने लगे कि लाड़की बहन योजना। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। लेकिन अब हम आज देखते हैं तो लाड़की बहन योजना, और एक बात की थी राहुल जी ने, हम 50% के बाहर रिजर्वेशन कर देंगे, तो ये OBC तो घबरा गए और ओपन वाले भी घबरा गए कि अरे पूरा रिजर्वेशन कर देंगे। नहीं ठीक है, तो मैं अब थोड़ा आगे बढ़ लेता हूं। आपने अवधेश जी को कोट किया, जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी, ये तो आपके ही धागे खुल गए आज। किशोर तिवारी, अरे अजय जी आवाज आ रही है? आज नहीं आएंगी। हेलो, आवाज आ रही है क्या?
नहीं अभी नहीं आ रही, बोलो आप बोलो। किशोर तिवारी को सुना आपने? नहीं यार, ज्यादा मत बोलो। हाँ जी सुना। अरे तो ये आपके साथी, आपके गठबंधन के साथी आप ही के धागे खोल दिए, आप आराम से गाड़ी में बैठे हुए। अरे दुखी हो गए वो, काहे को ज्यादा बोल रहे? देखिए हम सुन लीजिए राकेश भाई, किशोर जी की अपनी विचारधारा है, हमारे गठबंधन के साथी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किशोर जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये जीत जो है जितनी आप नैरेटिव सेट करके दिखा रहे हैं, कोई जीत ऐसी नहीं है। अच्छा, इसका कारण है, जरा गौर से सुन लीजिए आप। महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी और इनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अडानी साहब और ईसी साहब, इन सबके सहयोग से अगर ये 231 तो कम लिए इन्होंने, इन्हें 250 से 280 के बीच लेनी चाहिए थी। देखिए यहाँ तो इनका तंत्र ने काम करा है, लोकतंत्र को हराया है इनके तंत्र ने। अगर आप और उत्तर प्रदेश में आप इतरा रहे हैं, अरे भाई आपके अगर ऐसे होते तो देखिए ममता जी ने 6 में से 6 सीट जीती, तब मानते कि बम्पर जीत है। कर्नाटक में कांग्रेस में से 3 सीट जीती, तब मानते बम्पर सीट है। जब आप 9 में से 9 सीट उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपको महाराष्ट्र में कब 230 सीट मिली थी, जरा मुझे बताइए अजय वर्मा। सुनो पूरी अब देखिए झारखंड में, अरे आपको महाराष्ट्र में कब 230 सीट मिली थी? हो गई राइट मोड़ो अंदर, यही से हमारी 16। अरे राइट लेफ्ट मत करिए भाई, गाड़ी थोड़ा रोक लीजिए। अभी सब आपके लेफ्ट चल रहा है, कुछ राइट नहीं हो रहा है आपके लिए। इसे लोकतंत्र की जीत झारखंड में मानी गई है, असली मानी गई है। ऐसे कोई होता है कि सारे सहयोगी उधर जलेबी बनना है। अजय वर्मा जी ये देखिए, फडणवीस जलेबी बना रहे हैं, आप लोग जलेबी के चक्कर में गोल गोल अभी गाड़ी में बैठकर आप जलेबी की तरह घूम रहे हैं, पता नहीं कहा राइट लेफ्ट। अरे थोड़े सीरियस हो जाइए भाई, आपकी पार्टी के 2 आला कमान कहीं हिल स्टेशन पर छुट्टियां मना रहे हैं, आप गाड़ी में घूम रहे हैं, डिबेट में आप आराम से एक जगह रुक नहीं पा रहे हैं, ये आपकी गंभीरता हो गई है। नहीं, अब आप को जोड़ेंगे तो हम सुबह से लगे हुए हैं। 2 मिनट बाद में आपको परमानेंट जुड़ जाऊंगा, मैं काट के 2 मिनट बाद जुड़ता हूँ आपसे। नहीं काटिए मत भाई, जाइए, नहीं काटिए मत जाइए, कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे तब तक समय है, इसी जाने के खेल में तो सब चला गया इसी जाने के खेल में। राकेश भाई तुम इतना क्यों वो उनको बोल रहे हैं? अरे आपने धागा खोल, मतलब अवधेश जी ये बड़ी नाइंसाफी है, किशोर जी ने अपने साथी का धागा खोल दिया, ठीक है, मैं एक बात में थोड़ा सा मैंने उनसे लाइटर नोट पर बात कर ली तो ये कह रहे हैं कि मैं क्यों इतना बोल रहा हूं। अवधेश जी देखिए, महाराष्ट्र का ये चुनाव परिणाम जो है एक असाधारण परिणाम है। 1972 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 222 सीटें आई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी अकेले ही थी और बाकी छोटी छोटी पार्टियां थी। इसके अलावा मुझे ध्यान नहीं है कि 288 सीट होने के बाद कभी भी किसी गठबंधन को इतना बड़ा बहुमत मिला होगा और विपक्ष इतना कमजोर रहा होगा। जैसे ही ईवीएम नहीं था ना तब। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, आपका ईवीएम से ही लोकसभा चुनाव में तो ईवीएम था नहीं, वो तो बैलेट पेपर से था। लोकसभा चुनाव में जब 31 सीटें जीत गए तो उसमें ईवीएम नहीं था, तो वो तो आपका चलता रहेगा। अब दिक्कत यह है कि अब इन्होंने टोक दिया, तो मैं अब इस पर आऊंगा थोड़ा सा। देखिए, महाराष्ट्र में जैसे ही मैंने सुना कि 1995 के बाद लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया है, 4% पिछली बार से ज्यादा किया है, और 288 में से 266 सीटों पर मतदान की बढ़त थी। तो अब वो मतदान की बढ़त 2024 लोकसभा चुनाव के पुनरावृत्ति के लिए तो नहीं हो सकता था इतनी बड़ी संख्या में। तो इसीलिए महिला वाला ठीक है, वो योजना थी, महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले अगर अनुपातिक दृष्टि से देखें तो ज्यादा है। दोनों के बीच वोट का अंतर जो था, कुल मतदाताओं की संख्या 53 लाख का अंतर था, मतदान में 28 लाख का केवल अंतर रह गया करने में। तो महिला जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, इतना बड़ा अंतर, सवाल ऐड करता हूं, इस पर तो बड़ी चर्चा वोटिंग पर क्या है। मैं इसलिए कर रहा हूं, हाँ। लेकिन वोटिंग दोनों के मतदान में 16.5% का अंतर, ठीक है, केवल महिलाओं की इस वोटिंग से और लाडली योजना से नहीं है, इसके बड़े मायने हैं। ये एक आइडियोलॉजी की विचारधारा की लड़ाई थी, ठीक है। महाविकास अघाड़ी ने कहा कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है, बीजेपी ने कहा आइडियोलॉजी की लड़ाई है। तो अब उसमें ये आइडियोलॉजी क्या थी, इस पर बात करनी। तो क्या ये सेट हो गया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस नारे ने हिंदुओं को एकजुट किया, और उसके तुलना में जो नारे सामने से आए, चाहे मुस्लिम आरक्षण का दांव चल दिया, चाहे मस्जिदों से चुनावी फतवे हो गए, चाहे मौलानाओं से कैंपेन करवा दिया गया, चाहे कुछ और बातें इस तरीके की हुई, आपको ये लगा कि ये एक नैरेटिव सेट हो गया और आगे आने वाले कई चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? लोगों के जेहन में ये बात थी ना,
जो कुछ लोग देख रहे थे कि पिछले चुनाव में संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, हम बटने के बाद क्या हुआ है, देखिए बड़ी भूमिका जो इसमें निभाई है, जो बटेंगे तो कटेंगे, वो तो बांग्लादेश से 26 अगस्त को जोगी जी ने बोला था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की सभा में बोला कि बटेंगे तो फिर विरोधी जो है महफिल सजाएंगे, फिर एक है तो सेफ है। लेकिन ये नारा अपील क्यों किया, ये तो समझने की जरूरत है ना कि जब इतनी बड़ी संख्या में इमाम और मौलाना बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में फतवे जारी किए हैं। इनके पार्टी के जो विधायक थे, ढिंडसा शायद जगह है ना, क्या है, वहां के विधायक जो है सुनील प्रभु जी उस मीटिंग में बैठे हुए हैं। जब खड़े होकर कहा जा रहा है कि भाई जिसने भी भाजपा को वोट दिया है उसका हुक्का पानी बंद करो, रोटी बेटी का रिश्ता खत्म करो, और INDIA के घटक कम से कम इतना भी बोलने के लिए तैयार नहीं कि तुम वोट हमको दो, इसको दीन और इस्लाम का विषय मत बनाओ। तो आखिर ये क्यों अंत तक गया है? और जोगी जी ने जो भाषण दिया ना, वो तो भाषण से वो अंश निकल के गली गली तक पहुंचा चुकी लोगों के। मैं आपके बरली से आप ही के टेलीविजन पर माइक लगा था, एक मतदाता ने से पूछा कि आपने किस आधार पर मतदान किया, तो उसने कहा कि भाई मैं तो लोकतंत्र विरोधी हूं, मैंने कभी मतदान नहीं किया, लेकिन एक समुदाय जिस ढंग से पार्टी को हराने के लिए पूरी लगा रही है तो मैं घर से निकल के मतदान करने आया। ठीक है रोहन गुप्ता, तो आपको एक अब फॉर्मूला मिल गया है कि विपक्ष की जाति सियासत की काट कैसे खोजनी है, मुस्लिम वोट बैंक को वो आगे करते हैं तो उसकी काट कैसे खोजनी है, ये आपको क्या फॉर्मूला मिल गया है इस महाराष्ट्र के नतीजे के बाद? राकेश जी देखिए, जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है, दो तरीके के नैरेटिव होते हैं। एक तो काम किए बिना जनता वोट नहीं देगी, कोई भी नैरेटिव होगा। पहले ही बात है, अगर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को हरियाणा में काट के भाजपा वापस आ रही है, महाराष्ट्र में इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या, ये सारा नैरेटिव किया गया, सारी जगह पे एक दुष्प्रचार किया गया, उस नैरेटिव को काट के आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत करे, तो पहली चीज समझिए कि गवर्नेंस के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज, उसके सामने जब तुष्टीकरण का एक नैरेटिव लोकसभा में विपक्ष ने चलाया और उसके सामने रिजर्वेशन के नाम पे डिवीजन का पॉलिटिक्स हिंदुओं में किया, उसको आंशिक सफलता मिली। दलितों के नाम पे जो राजनीति की, उसको आंशिक सफलता मिली। तब भी मुद्दों की राजनीति नहीं हुई थी, तब भी गवर्नेंस पे सवाल नहीं उठाए गए थे। तो जब विपक्ष ने ये मुद्दों को छोड़ के इन मुद्दों पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, उसका जवाब जब हरियाणा चुनाव आया, तब राज्य ने अपनी गवर्नेंस के 15 साल के नाम पे, काम पे, MSP के किसानों का इश्यू था, अग्निवीर का इश्यू था, ये सारे इश्यूज को भाजपा ने हैंडल किया, उसको सुना, उसका निराकरण लेके आए। तो उसके बाद में अब जब आखिरी मुद्दा बचा हुआ था कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को कैसे रोके, तब एक है और सेफ की बात है, ये नेगेटिव नारा नहीं था। ठीक है, इस नारे में कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में जोड़िए, फिर अजय जी जुड़ गए क्या? जलेबी की तरह घूम घूम के पहुंचे, अभी दिख रहे थे। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने लीड लेकर एक आइडियोलॉजी खड़ा की थी। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बहुमत विहीन हुई, उसने जो लोकसभा चुनाव में नए सिरे से उस आइडियोलॉजी को, जिसने 2014-2019 में और बीजेपी को यहां तक पहुंचाया था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वक्फ संशोधन विधेयक आते ही देश में 2 आइडियोलॉजिकल क्लियर डिवीजन हो गए थे। ठीक है, पूरा देश वो खड़ा हुआ, और ये मुद्दा पूरे देश में, इस देश के जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम फोर्सेस हैं, उसने इतना बड़ा बनाने की कोशिश की। गरीब मुसलमानों का जमीन जिन लोगों ने दखल किया हुआ, उन लोगों ने बनाया है, बाकी चीजें उससे जुड़ती चली गई। ठीक है, अब अजय वर्मा जी आप बैठ गए हैं, किशोर तिवारी जी आपके साथ ही, उन्होंने आपके धागे अलग खोल दिए। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, पहले हमारी भी तो सुन लो। अरे अच्छा चलिए बोलिए, मैं आपसे आज कोई सवाल ही नहीं पूछता हूं, बोलिए। आपने कहा कि मैं चल रहा हूं गाड़ी में, मैंने रुक के मैं बैठ गया, क्योंकि मैं रिपब्लिक टीवी से लौट रहा था, मेरी डिबेट चल रही थी, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। नहीं ठीक है सर, मैंने लाइटर नोट पर बात बोली थी, बोलिए। सुन लीजिए, तो मैं बता रहा हूं, जो किशोर तिवारी जी कह रहे हैं वो स्वतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबको। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2.5 साल पहले जो चोरी की सरकार ऑपरेशन लोटस द्वारा भाजपा ने छीनी थी, क्योंकि आप समझ लीजिए क्रोनोलॉजी क्या है। देश की कैपिटल दिल्ली है और इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है। बीजेपी इकोनॉमिक कैपिटल छोड़नी नहीं चाहती। धारवी में 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अडानी साहब को दी, उसमें से अगर 20,000 करोड़ खर्च करके चुनाव प्रभावित कर लिया जाए, ये मैं नहीं कह रहा। फिर मैं बोलूंगा, अभी रोहन गुप्ता बोलेंगे बिटकॉइन का पैसा कहाँ चला गया, तो सर मत उधर जाइए ना। और क्रोनोलॉजी देखेंगे तो फिर तो देश के स्वतंत्र होने के बाद आपने कहा कितनी सरकारें कितनी जोड़ तोड़ की, फिर वो बहुत लंबा इतिहास है। मेरा एक लाइन का सवाल ये था कि किशोर तिवारी जी मान रहे हैं कि हिंदुत्व का साथ छोड़कर गलती हो गई।
आपने आपकी जातियों वाली सियासत चली नहीं, मुस्लिम आरक्षण का दावा आपने अलग चल लिया, मौलानाओं से कैंपेन आपने अलग करवा लिया, मस्जिदों से चुनावी फतवे अलग से जारी हो गए। आगे चुनाव कैसे लड़ेंगे जब इसके बाद भी नहीं जीत पा रहे? तो अरे हजूर, जब आप ये फेक नैरेटिव चला रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। पहले मेरी 30 सेकंड सुन ले, फिर बोलिए। 30 सेकंड ना बोलिए। अरे भाई, कहाँ आपकी बम पर जीत हो गई? आपकी सरकार थी, आप जीत गए। सारे संसाधन, सारी संस्थाएं आपके पास थी, तो आपने मैं पूछ रहा हूँ, आपकी आखिरी बार 230 सीटें कब आई थी? सुन, हमारे पास, सुन लीजिए, महाराष्ट्र में ना संसाधन थे ना साधन थे। और अरे जब संसाधन थे तब कितनी सीटें आई थी अजय वर्मा? अब आप चलिए छोड़िए, मैं आगे एक सवाल मैं जरूर फराज किदवई से पूछना चाहता हूँ, इससे पहले हमारे सुन तो लो जरा। हम झारखंड में हमने फराज किदवई, आप कह रहे थे ना नैरेटिव की बातचीत, हाजी रिजवान जो घूम घूम कर कह रहे थे और हमारे कैमरे पर ही मुस्लिम वोटर्स ने खारिज कर दिया कि कोई सख्ती नहीं हुई, जमानत जब्त हो गई है उनकी। आपने पूरा सुना ही नहीं मेरा एज पर राकेश पांडे जी। हेलो फराज किदवई, आवाज आ रही है क्या? नहीं, फिर से बोलिए, कुछ ब्रेक हो रही थी। मैंने कहा आप नैरेटिव की बातचीत कर रहे थे, हाजी रिजवान की जमानत जब्त हो गई, हमारे कैमरे पर पहले ही मुस्लिम वोटर्स ने कह दिया था कोई सख्ती नहीं, और हाजी रिजवान के सामने कहा था। राकेश जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए गांधी जी ने कहा था भारत के लोकतंत्र के बारे में कि द डेमोक्रेसी विच आई हैव एनविसाइज्ड, a democracy established by non-violence, there will be equal freedom for all। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब हमारे वोटर को आप वोट नहीं डालने देंगे, जब इक्वल प्लेटफॉर्म हमको देंगे नहीं, तो 9 के 9 पर आप जमानत जब्त कर लीजिए। पहले तो जाकर पूछना चाहिए था ना कि वो घर से पत्थर, छतों से पत्थर किसने बरसाए?